हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण के यूनिट 8 इकोलॉजिकल सिस्टम को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सब एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट होता है। इसकी उत्पत्ति जो है फ्रांसीसी शब्द इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। यह अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ होता है। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषा की। ठीक है। हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र है जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो प्रभावित करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के घटक की। पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका प्राकृतिक घटक होता है और दूसरा आपका मानव निर्मित घटक होता है। प्राकृतिक घटक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका जैविक घटक होता है, दूसरा आपका अजैविक घटक होता है। जैविक घटक के अंतर्गत जीवित प्राणी आते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है। बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत आपके निर्जीव पदार्थ आते हैं। ठीक है। आपके मिट्टी हो गए, वायु हो गए, आपके प्रकाश, ये सभी जो है आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित घटक की। ठीक है। इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल और पार्क। ठीक है। ये सभी जो है मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनका निर्माण जो है मानव ने स्वयं किया है। अब हम देखेंगे आपका इकोलॉजी। अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, शेर ने हिरण को खाया, शेर के मरने के बाद शेर को बैक्टीरिया ने खाया। ठीक है। तो सभी जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। पृथ्वी पर रहने वाले जीव और वातावरण के मध्य जो आपके संबंध होते हैं उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सन 1866 में अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द दिया गया था। ठीक है। अर्नेस्ट हैकल जो है आपके जर्मन वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। ए स्वामीनाथन को इकोनॉमिक इकोलॉजी का जनक माना जाता है। ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अरस्तु को प्राचीन इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। रामदेव मिश्र को भारतीय इकोलॉजी का जनक कहा जाता है। चलिए अब देखेंगे इकोसिस्टम किसे कहा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं जो इकोसिस्टम शब्द है वो किनके द्वारा दिया गया था। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड के वैज्ञानिक A.G. टांसले के द्वारा जो है 1935 में किया गया था। ठीक है। वातावरण के जैविक एवं अजैविक अथवा जीवों एवं वातावरण के इंटरेक्शन के फलस्वरूप बने सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इकोसिस्टम के 2 घटक हैं। पहला है आपका अजैविक घटक, दूसरा है आपका जैविक घटक। अजैविक घटक के भी आपके 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और जलवायु घटक होते हैं। बात करते हैं कार्बनिक घटक होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, ये सभी जो है आपके कार्बनिक घटक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। यही पदार्थ जो है इकोसिस्टम को एनर्जी प्रदान करती है। अगला है आपका अकार्बनिक घटक। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, ये पदार्थ जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। जलवायु घटक कौन कौन से होते हैं? आपके प्रकाश, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, ये सभी जो है इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक घटक की। ठीक है। जैविक घटक भी जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका उत्पादक होता है, दूसरा आपका उपभोक्ता होता है, तीसरा आपका अपघटक होता है। अब ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता भी आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आपका तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे उत्पादक किसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल युक्त आपके हरे पौधे आते हैं, जो कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 एवं H2O का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उसे हम उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं उपभोक्ता किसे कहा जाता है।
ठीक है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो आपका उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। इनमें वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए वनस्पतियों या पेड़ पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वे आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपके सभी शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे कि आपके भेड़, बकरी, गाय, हिरण, ये सभी आते हैं। बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, वे आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि आपका लोमड़ी हो गया। ये अब देखेंगे तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं। इनमें वे जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए आपके शाकाहारी जीवों पर और मांसाहारी जीव दोनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके बाज, शेर, बाघ ये सभी आते हैं। ये तो हो जाएगी आपके उपभोक्ता। चलिए अब बात करते हैं अपघटक किसे कहते हैं। ठीक है, अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवों या फिर पौधों के मरने के बाद उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि उनके मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, वे आपका अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि आपके हो जाएंगे कवक, हो जाएंगे जीवाणु, हो जाएंगे, ये सभी आपके क्या होते हैं, अपघटक कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं खाद्य श्रृंखला होता क्या है, यानी कि फूड चेन के बारे में बात करेंगे। इकोसिस्टम के विभिन्न जीव प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। कैसे होता है, चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपका ये सूर्य है, सूर्य ने अपनी ऊर्जा जो है पौधों को दिया, पौधों ने इनकी ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन का निर्माण स्वयं किया। ठीक है, तो पौधे को हम क्या कहते हैं, आपको उत्पादक कहते हैं। अब इन उत्पादकों को आपके जो शाकाहारी जंतु होंगे, गाय और बकरी ने अपना भोजन के रूप में खाया, तो ये गाय और बकरी यानी कि शाकाहारी जीव क्या कहलाएंगे, आपके प्राथमिक भोक्ता कहलाएंगे। जो आपकी बकरी और गाय शाकाहारी जंतु हैं, इसे भेड़िया के द्वारा खाया जाएगा, तो ये जो है आपके द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता की। जो आपके शाकाहारी जंतु होते हैं और मांसाहारी जंतु होते हैं, इन दोनों को किसके द्वारा खाया जाता है, तृतीय उपभोक्ता के द्वारा खाया जाता है, यानी कि शेर के द्वारा खाया जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए, उत्पादक के द्वारा जो है उपभोक्ताओं में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं खाद्य जाल यानी कि फूड वेब किसे कहा जाता है। कई फूड चेन एक दूसरे के साथ जोड़कर एक प्रकार का जाल बनाती है, उसे ही हम फूड चेन या फिर खाद्य जाल कहते हैं। एग्जाम्पल ये समझते हैं, हम ले लेते हैं घास के मैदान में इकोसिस्टम। जैसे कि आपका पौधा है, यानी कि घास है, घास को आपका चूहा खाता है, चूहा को आपका सांप खाता है, सांप को आपका बाज खाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि घास है उसको आपका चूहा खाता है, चूहा के अलावा आपके शाकाहारी जंतु जैसे कि गाय, बकरी ये सब खाते हैं। उसी प्रकार से जो आपके चूहा है, चूहा को सर्प के अलावा अन्य मतलब मांसाहारी जंतु भी खाते हैं। इस प्रकार से जो है कई खाद्य श्रृंखला जो है आपस में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण करते हैं, खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। ये हो जाएगा आपका खाद्य जाल। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10% ऊर्जा का सिद्धांत क्या होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इनको हम समझते हैं। सौर ऊर्जा का संग्रहण, सूर्य के द्वारा जो भी प्राप्त ऊर्जा होती है उसका पौधे जो है 2 से 3% जो है ऊर्जा को संचित रखती है। बाकी जो ऊर्जा होती है सूर्य की, वो जो है पृथ्वी के वातावरण या फिर दूसरी गर्म वस्तुओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखते हैं ऊर्जा का बहाव जो है किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपका सूर्य है, सूर्य ने अपनी ऊर्जा जो है उत्पादकों यानी कि पेड़ पौधों को दिया, पेड़ पौधों ने उन ऊर्जा का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण स्वयं किया। ठीक है, तो इस प्रकार से मान के चलिए पौधों ने 1000 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा अपने पास संचित रखा। उनमें से पौधों ने क्या किया, 900 किलो कैलोरी ऊर्जा को खर्च कर दिया, उसका उपयोग कर दिया। वो जो है अपने पास सिर्फ कितना किलो कैलोरी जो ऊर्जा रखा, सिर्फ अपने पास 100 किलो कैलोरी ऊर्जा को अपने पास रखा। ठीक है, अब ये 100 किलो कैलोरी जो ऊर्जा किनके पास जाता है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता भी क्या करता है, 90 किलो कैलोरी ऊर्जा को खर्च कर देता है और अपने पास केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा को संचित रहता है या फिर संग्रहित करके रखता है। और ये 10 किलो कैलोरी ऊर्जा किनके पास जाता है, आपका द्वितीय उपभोक्ता के पास जाता है। तो द्वितीय उपभोक्ता भी क्या करता है, इनमें से आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा को खर्च करके केवल 1 किलो कैलोरी ऊर्जा को अपने पास रखता है और 1 किलो कैलोरी
और ऊर्जा किनके पास चला जाता है? द्वितीय उपभोक्ता के पास चला जाता है। काफी देखिए यहाँ पर क्या होता है, केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफर एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। अब याद रखिएगा इस नियम को 10% का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को किसके द्वारा दिया गया था? तो लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1942 में लिंडमैन के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। इकोलॉजिकल पिरामिड आखिर होता क्या है? यदि हम किसी इकोसिस्टम के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवों की उनकी संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, इनमें संचित ऊर्जा के आधार पर इन्हें चित्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें एक पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, संरचना प्राप्त होती है, उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। चलिए देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्या का पिरामिड होता है, बायोमास का पिरामिड होता है और आपका ऊर्जा का पिरामिड होते हैं। चलिए हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है आपका संख्या का पिरामिड है। समझिएंगे संख्या का पिरामिड होता क्या है। उत्पादकों की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद उपभोक्ता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उनके इस क्रम में जो है संख्या जो धीरे धीरे लगातार कम होती जाती है। कैसे होती है? चलिए इनको एग्जाम्पल समझते हैं। घास की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इस घास को कौन खाएगा? आपका शाकाहारी जंतु यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, तो इनकी संख्या जो है उत्पादक से कम होती है। उसी प्रकार से शाकाहारी जंतु को खाने वाले कौन होंगे? आपके द्वितीय उपभोक्ता होंगे और इनकी संख्या जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता से कम होगा। उसी क्रम में क्या होगा? आपके जो तृतीय उपभोक्ता होंगे किनको खाते हैं? वो आपके द्वितीय उपभोक्ता और आपके प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, तो इनकी संख्या जो है इनसे भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? आपका जो पिरामिड है वो क्या बन जाता है? सीधा बन जाता है। अब नीचे सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से क्या बन जाता है? आपका पिरामिड जो है सीधा बन जाता है। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? घास के मैदान का जो इकोसिस्टम का पिरामिड है, संख्या का पिरामिड है, वो कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। चलिए अब बात करते हैं वृक्ष का जो संख्या का पिरामिड होता है वो कैसे उल्टा होता है। ठीक है, देखिए आपका पेड़ है, मान के चलिए ये पेड़ है, इस पेड़ पर क्या लगे हुए? फल लगे हुए हैं और इस फल को खाने के लिए बहुत सारे चिड़िया जो है यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब पेड़ों की संख्या से ज़्यादा संख्या किनकी हो गई? यहाँ पर चिड़िया की हो गई। अब देखिए इन चिड़िया में क्या रहते हैं? परजीवी के रूप में कीट रहते हैं, तो कीटों की संख्या जो है इन चिड़िया पे ज़्यादा हो जाएगी, पक्षियों पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका पिरामिड जो है क्या बन जाएगा? आपका उल्टा बन जाएगा। आपको समझ आया किस प्रकार से आपका जो वृक्ष का पिरामिड होता है वो कैसे बनता है? उल्टा बनता है, यानी कि पेड़ की संख्या सबसे कम, फिर उसके बाद उसकी पक्षी की ज़्यादा हो जाएगी, फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आपका कीटों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा पिरामिड क्या बन जाएगा? यहाँ पर उल्टा बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका जैव संख्या का पिरामिड। चलिए अब बात करते हैं जीव भार का पिरामिड की। जो उत्पादक होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद जो आपके उपभोक्ता होते हैं वो लगातार अपने श्रेणी में कम होते जाते हैं। कैसे कम होते जाएंगे? चलिए देखते हैं। मान के चलिए आपका घास है, ठीक है, घास कितनी है? आपके 5 क्विंटल है। इन घास को खाने वाले शाकाहारी जीव कितने हैं? आपके केवल 3 क्विंटल है। ठीक है, अब इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता कौन है? आपके भेड़िया है। ये कितने हैं? मतलब आपके यहाँ पर द्वितीय उपभोक्ता कितने हो जाएंगे? 2 क्विंटल है। अब ये द्वितीय उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जो आपके तृतीय उपभोक्ता हैं वो कितने हैं? आपके केवल 1 क्विंटल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो घास के मैदान का जीव भार का पिरामिड है वो कैसा बन जाता है? वो आपका यहाँ पर सीधा बन जाता है। अब देखेंगे हम ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, घास इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आप ध्यान रखिएगा जो आपका ऊर्जा का पिरामिड रहता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसे बनता है? आप यहाँ पर ध्यान देंगे। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका प्रयोग जो है पौधे जो है पूरा उपयोग नहीं करती है, और न ही जो पौधे के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और न ही तृतीय उपभोक्ता करते हैं। ठीक है, इनमें से मतलब बहुत सारी ऊर्जा जो है खाद्य श्रृंखला से विभिन्न स्तरों से बाहर चली जाती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किनके पास होती है? आपकी उत्पादक के पास होती है, उसके बाद आपकी प्राथमिक उपभोक्ता के पास, उसके बाद आपकी द्वितीय उपभोक्ता और उसके बाद आपके तृतीय उपभोक्ता के पास होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है जी? आपका सीधा बनता है। आप याद रखेंगे ऊर्जा का पिरामिड जो है कभी उल्टा नहीं बन सकता। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा कैसा बनता है? वो आपका हमेशा सीधा बनता है। चलिए दोस्तों अब इनके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको उनमें से है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो हैकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा
A.G. टेंसले के द्वारा जो है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। मांसाहारी कौन है आपको बताना है। क्या आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? नहीं होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता आपके होते हैं मांसाहारी, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता यानी कि ये दोनों जो है क्या होते हैं आपके मांसाहारी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है, लेकिन सबसे उत्तम आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय और तृतीय दोनों को दिया हुआ है इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, इकोसिस्टम के दो घटक कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा है क्या क्या घटक होते हैं आपके। एक आपका जैविक घटक होता है और दूसरा आपका अजैविक घटक होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, इकोसिस्टम में ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स कौन सा होता है आपका? प्रकाशीय ऊर्जा होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके पौधे जो है अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैविक घटक में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं आपको पता है? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और आपके अपघटक होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होती है। किसकी सर्वाधिक संख्या होती है? अभी हमने पढ़ा था कि सबसे नीचे में कौन होता है आपका? उत्पादक होता है। उत्पादक को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा। इकोसिस्टम बनाता है। इकोसिस्टम क्या बनाता है? आपका खाद्य जाल भी बनाता है और खाद्य श्रृंखला भी बनाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इकोसिस्टम क्या दर्शाता है? तो ये आपका खुला तंत्र दर्शाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं। क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द मनुष्य में से संबंधित है? आपका सर्वाहारी से है। कैसे? मनुष्य जो है आपका शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं। कौन होते हैं प्रारंभिक जीव? आपके प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वन परितंत्र में सिंह का पोषक स्तर होता है। कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा T4 होता है। कैसे? T1 में तो आपके उत्पादक होते हैं, T2 में आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और T3 में आपके क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जबकि T4 में आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी कि तृतीय उपभोक्ता होंगे। वृक्ष इकोसिस्टम में की संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? हमने देखा था उसका पिरामिड कैसा होता है? आपका उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे होता है, आपका वृक्ष जो है नीचे में था, फिर पक्षी था, फिर यहाँ पर पक्षियों पर क्या थे? कीट थे, ठीक है, परजीवी के रूप में। घास के मैदान के परितंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका हमेशा कैसा होता है? वो हमेशा आपका सीधा होता है। विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है, किसका होता है? तो समुद्र का होता है। इकोसिस्टम में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? तो आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होती है। निम्न के द्वारा ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। किसके द्वारा प्रवेश करता है? तो आपका उत्पादक के द्वारा करता है, यानी कि उत्पादक को कौन खाते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय। इस प्रकार से आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा कहाँ से प्रवेश करता है? उत्पादक के द्वारा प्रवेश करता है। पिरामिड जो एक परितंत्र में कभी उल्टा नहीं हो सकता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ही डिटेल्स में पढ़े हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।